हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छा होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस 2026 का एग्जाम 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, तो टारगेट केवल एक ही हमारा है, वो है 8 जून। इस बार हमें एक वर्दी लेनी ही लेनी है, तो इसीलिए आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। यदि आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी को कर रहे हैं तो आज के इस पहले मॉडल पेपर का पूरा हल करेंगे, वो भी खुद से। तो आज के इस पहले मॉडल पेपर में टॉप लेवल के 70 सवाल को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो हम लोग मैथ और रीजनिंग के सभी सवालों को डिस्कस करेंगे, कम से कम 20 से 25 नंबर के आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाले केवल मैथ और रीजनिंग से, वो भी पहले मॉडल पेपर से। सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से आपके पेपर में देखने को मिलेगा, बस आप लोग कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। उसके बाद जीके हिंदी से समझिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस बार इस टॉपिक से प्रश्न आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो इस टॉपिक के प्रश्न इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाला बहुत ही शानदार तरीके से। और आप सभी का टारगेट है कम से कम 70 सवाल में से 35 सवाल आप खुद से सही करने का प्रयास करिएगा, और एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि आगामी जो आपका पेपर 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को होने वाले हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, क्योंकि इस बार यूपी पुलिस एग्जाम 2026 में माइनस मार्किंग को हटा दिया गया है। ये नोटिस आप सभी को मालूम हो चुका होगा। तो साथियों, लगभग 50% सवाल तो आप सही करिएगा ही करिएगा इस क्लास से, और सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर करिएगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आप उत्तर जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि आपका सभी प्रश्नों में इंटरेस्टिंग बढ़ेगा और वो सब तैयार कर लेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को हल करते हैं। लास्ट में हम आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे, जरूर बताइएगा कि आज के इस पहले मॉडल पेपर से आप सभी का कितना स्कोर रहा। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, सोच समझकर सभी प्रश्नों का उत्तर करिएगा, लेकिन 70 सवाल को उत्तर करिएगा। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ग्रामीण से ग्रामीण था, तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, मैगिनॉट रेखा ये किस किस देश के मध्य की सीमा रेखा है? जो मैगिनॉट रेखा है वो किस किस देश के मध्य की सीमा रेखा है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य की सीमा रेखा जो मैगिनॉट रेखा है। सेकंड का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू की जाएगी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है करंट अफेयर का, ये लागू हो चुकी है। हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू की जाएगी, यानी हो चुकी है, तो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य वो कौन सा है? तो धोबिया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को, मज्जा जिसे कोलेजन के नाम से जानते हैं, तो इसके गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन सी मदद करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों, कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो बताइए, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, ये किस शहर में मनाया जाता है? राजस्थान के। बताइए,
मरु महोत्सव, जिसे रेगिस्तान त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये जैसलमेर में मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यूपी पुलिस एग्जाम 2026 में सिलेक्शन लेना है, तो साथों टेस्ट तो लगानी जरूरी होता है, क्योंकि जो सिलेक्शन स्टूडेंट लेता है सबसे उसका खासियत बात होती है कि वो सबसे अधिक टेस्ट लगाया रहता है। तो पहले तो ये 10 टेस्ट सीरीज आप लगा लीजिए भाई, क्योंकि हर एक टेस्ट में आप सभी को पूरे नए 150 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 1500 क्वेश्चन तो आपको इस 10 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। एक सेट जब आप ओपन करेंगे ना, जैसे आपके पेपर में 38 सवाल जीके का पूछा जाएगा, 37 सवाल हिंदी का पूछा जाएगा, मैथ के भाई लगभग मान के चलिए कि 20 सवाल पूछा जाएगा, और कम से कम 55 सवाल रीजनिंग से पूछा जाएगा। तो सारे सवाल इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा, आप सभी को खुद इसे सॉल्व करना है। जब से एक सेट आप पूरे 150 क्वेश्चन तैयार नहीं करेंगे, दूसरा सेट आप ओपन नहीं करेंगे। इसके अलावा आप सभी को संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको मिलेगा कैसे? ये नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टीम आपसे बात करके सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी। लेकिन दोस्त मेरे, आपको इसके लिए ना 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मात्र 50 रुपीज़ पे करके यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी को और भी आप मजबूती दीजिए। तो जल्दी करिए, इस नंबर पर मैसेज करके ये सारा क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए और अभी से तैयारी करना स्टार्ट करिए मेरे दोस्त। ओके, समय नहीं है, आज 10 अप्रैल हो चुका है, आपका पेपर 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 महीने से कम 2 दिन हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ओके, भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर कहा जाता है, कौन सा भाई लाइन कहा जाता है? भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर कौन सा लाइन कहते हैं? तो मैकमोहन लाइन कहते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजित किया था? गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च को आयोजित किया था? तो 1930 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो पुर्तगाल है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम पर है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी को बताना है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये भाई 2025 में इनको नियुक्त कर दिया गया था। ये करंट अफेयर में सवाल पूछा जाएगा कि आप सभी से पूछा जाएगा कि वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो निजी सचिव है वो कौन है, उनका नाम क्या है? तो आप किसको बताएंगे? निधि तिवारी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, पनामा नहर किन 2 सागरों महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन 2 सागरों या महासागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भाई, क्योंकि देखिए आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इसी तरह के क्लास लाने के लिए। भाई ये क्लास तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो आपके पूरे एग्ज़ाम तक ये क्लास चलने वाली है। जब से आपका नोटिफिकेशन आया तब से अपनी तैयारी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो भाई आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास है, आपकी तैयारी के लिए ही कर रहे हैं मेरे दोस्त। ओके, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करिएगा। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य वो कौन सा था? सभी बताएंगे तो राजस्थान राज्य था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस 2025 कब मनाया गया?
जो शून्य भेदभाव दिवस 2025 मनाया गया था वो किस डेट को मनाया गया था? तो 1 मार्च को मनाया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। कंगारू भाई किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कंगारू का देश किसे जानते हैं आप लोग? ऑस्ट्रेलियाई को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए इनमें से क्या नीड होती है, क्या आवश्यकता होती है? फोलिक अम्ल का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डेविस कप जो है वो ये ट्रॉफी है, किस खेल में आता है ये? तो ये टेनिस में आता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस स्मारक किस शहर में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? तो पूरे 822 विकास खंड हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। उत्तर प्रदेश से कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है? बताइए दोस्त मेरे, उत्तर प्रदेश से पूछ रहा है कि कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है? तो 31 जनों को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1947 में पारित किया गया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर दीजिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ जो कोच साहब होते हैं ना, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो ये जोरहाट में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या है? ऋग्वेद का जो सबसे पुराना वेद है, इसका केंद्रीय विषय क्या है? तो ईश्वर की महिमा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? तो साथियों, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वां जो संशोधन है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इस टाइम आईपीएल चले, तो बताइए कि आईपीएल का जो पहला संस्करण खेला गया था वो किस वर्ष में खेला गया था? तो पहला संस्करण 2008 में खेला गया था, जो कि सिनवार की कप्तानी में राजस्थान रॉयल ने पहला ट्रॉफी जीता था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता था? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब था वो कौन सी टीम ने जीता था भाई? तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे करंट अफेयर में। तो कर्नाटक ने जीता था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अब हिंदी के सवाल को हल करिए। यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इनमें से? जैसे देखिए, हंससुता है, अर्कजा भी है, कृष्णा भी है, लेकिन जो कुलंकसा है ना, ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हिंदी और आपका एक जीके, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको इसमें अधिक स्कोर करने की आवश्यकता है मेरे दोस्त। यहीं से आपका रैंक हासिल होगा भाई। ध्यान रखिएगा, आप इसमें स्कोर कर सकते हैं बस, लेकिन क्वेश्चनों को डेली प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्त मेरे। किरण का पर्याय निम्न में से क्या है? किरण का पर्याय, यानी पर्याय का मतलब पर्यायवाची आप जानते होंगे, तो क्या होगा? तो रश्मि है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? अष्टछाप के इनमें से कवि कौन से नहीं है? तो सुंदरदास नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग कौन सा? उपसर्ग आप जानते हैं कि किसी भी
शब्द के उसके आखिरी में यानी उसके प्रारंभ में लगकर उनके नए अर्थ में बदलाव लाते तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। प्रत्यय किसी शब्द के आखिरी में जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। लेकिन उपसर्ग की बात क्या नहीं, शुरुआत में उनमें लगा होगा, अध्यक्ष में और अधिष्ठता में। तो कौन सा है भाई? तो अधि है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, निम्न में से यश प्राप्त के समास विग्रह का चयन करिए। यश प्राप्त के समास विग्रह का चयन करना, तो कौन सा भाई? यश को प्राप्त। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, शब्द जन्म मरण में निम्न में से कौन सा समास है? शब्द जो जन्म मरण है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। परिकीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो स्वकीय होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? तो साथियों यह दृश्य बहुत सुंदर, इसमें बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? विशेषण तो प्रविशेषण है मेरे दोस्त। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, जिसे पानी या किसी और वस्तु के पीने की प्यास हो, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पिपासु हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर करना है, चाहे आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आए या न आए, लेकिन आपको करना ही करना है। ठीक है दोस्त मेरे। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा है? देखिए पर्या का पलंग, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है भाई, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो लज्जा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्दर्शन का संधि विच्छेद, तो दिक् का प्लस दर्शन होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? भाई निर्देशक चिन्ह की बात कर रहा है, तो निर्देशक चिन्ह आप कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं, तो कौन सा है? बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण एक बहुवचन शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है? हिमालय पर्वत से गंगा निकलती है, तो कौन सा कारक है? तो अपदान कारक है। हिमालय पर्वत से निकलती, तो कौन सा हो जाएगा भाई? अपदान हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप कौन सा सर्वनाम है? यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप कौन सा भाई सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो अंक एक अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54 को, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल का जो वाक्य वो कौन सा इनमें से है? तो गायक गीत गाता है, ये बिल्कुल सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, हिंदी के जिन वर्डों का उच्चारण करते समय
केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्डों को क्या कहते हैं? हिंदी के जिन वर्डों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्डों को क्या कहेंगे? तो अघोष कहते हैं। इसे आप देख लीजिए भाई, हिंदी के जिन वर्डों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्डों को अघोष कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जो भी आप वर्ड का उच्चारण करिए आपको ऐसा लगे केवल श्वास से हो रही है तो समझिए कि वो अघोष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर आया हूँ तो वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो वहाँ एक अव्यय शब्द है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। तो अब देखिए रीजनिंग के सवाल है। जैसे रीजनिंग में हम लोग कम से कम 14 सवाल को डिस्कस करेंगे। 14 सवाल में से 14 सवाल आपके पेपर में आएंगे, कॉन्सेप्ट 14 आएगा। देखिए 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ई, एक सीधी पंक्ति में उत्तर के मुख करके बैठे हैं। जैसे एक सीधी पंक्ति है, पहले आप दिशा आप जानते होंगे, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये पूरब ये पश्चिम, ये उत्तर ये दक्षिण। जितने भी 5 व्यक्ति वो कहाँ देख रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं? सीधी पंक्ति में बैठकर वो उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब कि एक एग्जाम्पल हम आपको पहले दे समझा दें। जैसे ये 5 व्यक्ति होंगे, मान के चलिए कि आप सी हैं तो आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो आपका राइट साइड किधर होगा? आप अपने आप को यहाँ पर रखिए, आप सी हैं तो राइट साइड आपका इधर होगा यानी दायां साइड आपका इधर होगा, और आपका लेफ्ट हैंड यानी बायां साइड किधर होगा? इधर होगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो चुका होगा। ठीक, अब देखिए 5 लोगों को हमें इस पंक्ति में बैठाना है। 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग बैठ गए। अब देखिए एक एक लाइन को हम कंप्लीट करेंगे और उसको अच्छे तरीके से सवालों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे कि 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ई, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठ गए हैं। अब देखिए एक एक लाइन को पढ़ेंगे। ए जो है ना वो सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है। देखिए ए जो है ना, पहला लाइन पढ़िए क्लियर हो जाएगा। ए जो है ना वो सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी के बाईं ओर यानी सी को हम मान के चलिए यहाँ बैठा देते तो सी का बाईं साइड यानी लेफ्ट में आएगा भाई, ए यहाँ हो जाएगा। फिर उसका देखिए ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है तो ए सी तो ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है तो ई को हम यहाँ बैठा देंगे, तभी तो ए और सी के बीच, ए और ई के बीच में सी बैठेगा सवाल के अकॉर्डिंग जो सवाल बोला है। ठीक, ये लाइन क्लियर हो गया। उसका देखिए बी जो है ना वो ई के दाईं ओर बैठा है तो ई के दाईं ओर यानी ई के राइट साइड तो बी बैठ गया तो बी को यहाँ बैठा दीजिए। एक व्यक्ति कौन नहीं बैठा है? तो डी नहीं बैठा है तो डी को यहाँ बैठा दीजिए, सवाल पूरा हो गया। तो अब देखिए सवाल क्या पूछा, अब अगला लाइन भी पढ़ लीजिए। डी जो है ना वो बी के दाईं ओर बैठा है तो बी के दाईं ओर डी बैठ गया है। तो पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है? पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो ए तो बैठा है भाई, बायां इधर ही होगा ना, तो यही बैठा है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए यदि आपको मैथ रीजनिंग में किसी भी सवाल पे थोड़ा सा भी डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है। भिन्न समूह का चयन करिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन देखिए एक समान है, किसी न किसी लॉजिक पे किसी न किसी पैटर्न पे, लेकिन एक ऑप्शन होगा वो अलग होगा, वही अलग हमें बताना है। तो जब इस तरह का सवाल है तो आप क्या करिए, इसी ऑप्शन में हर एक अक्षर का कोड कर लिए। जैसे देखिए ऑप्शन है एच यू जे, एच देखिए आपका होता 8, ठीक है, एच होता 8, यू होता 21, ठीक, और जे होता आपका 10। तो दोस्त मेरे देखिए 8 से 21 कितना हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ा है मेरे दोस्त? 8 से 21 में तो भाई इसमें लगभग प्लस 13 किया है। अब उसके बाद 21 से आपको 10 बनाना है, लेकिन 21 से ये प्लस है लेकिन इसमें माइनस हम नहीं कर सके। 21 से 10 करेंगे तो माइनस, मान लीजिए -11 हो रहा है इसमें, प्लस 13 -11 पहले वाले में। अब दूसरा वाला चेक करते हैं मेरे दोस्त, यदि प्लस 13 है और दूसरा भी चेक करते हैं, यदि हम 21 में 21 से 10 बनाना है तो आप जानते हैं कि ए से लेकर जो आपका जेड तक होता है वो 26 तक होता है, जैसे हम 27 बढ़ते हैं वो एस होता है। तो 21 में यदि हम लोग को 15 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा?
36, तो 36 पे हमेशा इधर जे आता है। जैसे 27 पे, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे, 32 पे एफ, ऐसे करके आप जाएंगे तो आपका 36 पे जे आता है। तो इसमें +13 +15 हुआ लॉजिक। अब ऑप्शन बी को देखिए, कोड करिए, UIW है, यू जैसे देखिए 21 है और आई आपका होता है 9। अब देखिए 21 से 9 ये घट रहा है, फिर W देखिए 23। इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाने की आवश्यकता है। जैसे 21 से 9, तो इसमें देखिए 21 से 9 माइनस तो कर सकते हैं हम लोग, तो 21 से 9 कैसे हो सकता है भाई, इसमें कितने का माइनस हो गया होगा, तो इसमें देखिए -12 हुआ होगा, -12 हुआ है ना भाई, -12 हुआ है। 21 में से -12 करेंगे तभी 9 बनेगा। फिर देखिए 9 से 23 हो गया, तो इसमें तो भाई देखिए प्लस कितना हो गया, 14 हो गया, +14। तो अब देखिए इसमें +14, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी हमने आपको क्या बताया, 36 पे जे, तो दोस्त मेरे अब इसमें जब 21 में आप +14 करेंगे तो कितना आएगा, 21 14 35, 35 पे देखिए आई होता है, हमेशा याद रखिएगा। फिर उसके बाद 9 में जब आप +14 करेंगे 23, 23 देखिए आप दिया है, यानी इसमें +14 +14 का लॉजिक लगा है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन सी का कोड करिए, L12 Z26, 12 से 26 +14 किया, फिर देखिए फिर 14 होता है n कितना होता है मेरे दोस्त 14, तो 26 में यदि आप 14 जोड़ देंगे तो कितना होगा भाई, यन आएगा। 40 पे कौन आएगा, यन हो जाएगा। जे पे 36, 37 पे के, L 38, M पे 39, N पे 40, तो इसमें +14 हुआ है, यानी जो ऑप्शन बी है ऑप्शन सी, इसमें +14 +14 का लॉजिक लगा है। अब ऑप्शन डी देखिए, के होता है मेरे दोस्त 11 और वाई कितना होता है 25, तो 11 से 25 हुआ, इसमें +14 का लॉजिक लगा है। फिर देखिए यम यहाँ से आपका होता है 13, लेकिन इसमें हम 39 करेंगे भाई, तो 25 39, यानी इसमें भी +14 का लॉजिक लगा है। यानी भाई इसमें जो ऑप्शन बी था, जो ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी था, इसमें देखिए +14 +14 का लॉजिक लगा था, लेकिन जो पहला ऑप्शन था इसमें +13 और +15 का लॉजिक लगा है। तो ये पहला ही ऑप्शन इसमें से भिन्न है भाई, भिन्न समूह का चयन करना था, तो पहला ऑप्शन YUJ, क्योंकि इसमें +13 और +15 का लॉजिक लगा था। ओके, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। तो ये सवाल ऐसे हल हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 को। एक और सवाल को हल करिए भाई। विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार सम्मिलित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। देखिए दो समूह आपका दिया है, 20 90 10, 25 135 10। बहुत आसान सवाल होते हैं। सबसे पहले तो आपको देखिए छोटा से बड़ा लिख लेना है। जैसे पहला समूह को हम लोग छोटा से बड़ा लिखेंगे, 10 20 90। अब देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब आपको जानते क्या करना होता है इस सवाल में, ए और बी का मदद लेकर, यानी 10 20 का मदद लेकर आपको ये सी वाला लाना होता है। यानी जो आप जब छोटा से बड़ा करेंगे, जो ए बी रहेगा यानी शुरुआत के 2 अंक रहेंगे, उसी का मदद लेकर जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा ना, उसी को लाना पड़ेगा। इसमें 4 काम करना होता है। पहला तो देखिए आपको जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, केवल इसी 2 में 10 20 वाले में इसी दोनों का इस्तेमाल करके हम 90, चाहे भाग करिए, चाहे गुणा करिए, चाहे माइनस करिए, लेकिन इसी 10 20 से। तो इसमें देखिए अब हम हल करेंगे, इसमें लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले हम प्लस कर लेते हैं भाई। यदि हम ए और बी को जोड़ते हैं, 10 20 में जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 से हमें 90 बनाना है, तो 30 में यदि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 90 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसका देखिए, अब पहला तो लॉजिक ये लगा था कि हमने ए और बी को जोड़ा तो 30 आया, 30 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 90 यानी सी आया। अब उसी प्रकार जो दूसरा है 10 25 और 135 है, यदि 10 और 25 को जोड़ेंगे कितना आएगा 35। यदि हम 35 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 105 ही आएगा। 35 दूना 70 तिया 105, लेकिन हमें 145 लाना है, यानी पहला लॉजिक हमारा ये नहीं मैच किया। दूसरा लॉजिक अब हम लगाते हैं भाई। दूसरा लॉजिक इसमें हम क्या लगाएंगे, अब माइनस करेंगे। माइनस इसमें क्या करते हैं कि 20 में से 10 को माइनस करते हैं, यानी बी में से 1 घटाएंगे, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा, 20 में से 10 घटाएंगे 10, 10 से 90, यानी इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई।
यानी इसमें लॉजिक क्या लगा है, b माइनस ए इंटू 9 बराबर सी, ये लॉजिक है भाई, b माइनस ए इंटू 9 बराबर सी। अब देखिए दूसरा भी समूह चेक कर लेते हैं, 25 135 10 का, तो सबसे छोटा 10 है, 25 है, फिर इसके 35 है, तो b में से a घटाइए, यानी 25 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा भाई 15, 15 से 135 यानी 9 का मल्टीप्लाई कर दी, यानी इसमें लॉजिक मिल गया भाई, b माइनस ए इंटू 9 बराबर सी। सेम लॉजिक पे हमें वही ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता है, यानी b में से घटाइए और उसमें माइनस 9 का मल्टीप्लाई सीधे करिए, b माइनस ए मल्टीप्लाई 9 बराबर सी आपका आंसर आएगा। तो चलिए ऑप्शन चेक करते भाई, देखिए 22 में से 7 घटा देंगे तो कितना आएगा भाई 15, 15 9 135, तो पहला ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन भी देखिए 19 15 दिया है, तो भाई 19 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, तो 9 चौका 36, लेकिन 80 हमें लाना है, लेकिन इसमें आएगा नहीं, 36 आ रहा है भाई। 18 72 10, तो 18 में से 10 घटा देंगे 8, 8 9 72, देखिए ऑप्शन सी मिल गया भाई, देखिए ऑप्शन सी, लॉजिक चेक करिए, ऑप्शन सी, ऑप्शन देखिए 18 72 10 है, तो सबसे छोटा 10 है, फिर उसके बाद 18 है, फिर 72 है, तो क्या करेंगे 8 में से 10 घटा देंगे, b माइनस ए करेंगे ना, 8 में से 10 8, 8 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72, देखिए 72 है, यानी सी ऑप्शन मिल गया भाई। क्लियर, ऐसे आप सभी को सवालों को हल करना है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसी बात पे आप जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 9 के प्रारंभिक 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। बताइए 9 के प्रारंभिक 20 गुणजों का औसत, फार्मूला एवरेज निकालने के लिए जब इस तरह का सवाल है तो हमेशा फार्मूला याद रखिएगा, m ब्रैकेट में n+1 बटे में 2, सिंपल सा, m की जगह जो 9 का प्रारंभिक, 10 का प्रारंभिक या 20 का प्रारंभिक ये पूछे तो m की जगह वही रखना है, n मतलब कि 20, जो जितने गुणजों का औसत पूछे तो 20 का पूछा है, +1 बटे में 2, इसको सॉल्व कर दिया आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 20 में हम 1 जोड़ेंगे 21, 21 9 कितना होता है, देखिए 20 और 21 को हमने जोड़ रहे हैं तो 21, 21 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 21 9 कितना, 9 कम 9 दोनों 18, 189, 189 का आधा, 20 में हमने 1 को जोड़ा 21, 21 में 9 का मल्टीप्लाई किया तो 189, 189 का आधा कितना होगा, 2 9 18, 2 9 18 और 2 चौका 8, 9 में 60 घटा 1.02 पंजे 10, यानी 94.5, तो सी ऑप्शन। तो 9 के प्रारंभिक 20 गुणजों का औसत कितना होगा, 94.5 आएगा। चलिए एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए, तो आप हमें बताइए कि 8 के प्रारंभिक 10 गुणजों का एवरेज कितना होगा। 8 के प्रारंभिक 10 गुणजों का औसत आप सभी बताना है, सवाल को हल करके बताइए कितना आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। एक कॉन्सेप्ट आपने तैयार कर लिया होगा, इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल बताइए। देखिए एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक का मूल्य अंकित करता है तथा 20% की छूट देता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्त मेरे ये सवाल आप कई मेथड्स का इस्तेमाल करके हल कर सकते हैं। जैसे आप मान सकते हैं कास्ट प्राइस 100 है, आपको 3 काम करना है, कास्ट प्राइस लिखना है और जो आपका मार्केट प्राइस होता है उसके बाद आप सेलिंग प्राइस। मान लीजिए कि आपका जो कास्ट प्राइस वो 100 है तो यहाँ से 20% अधिक दे रहा है तो कितना हो जाएगा 120। सेलिंग प्राइस हमेशा किससे लगता है, इसे 120 से कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। लेकिन इस तरह का सवाल जब डाटा सेम है तो इतना दिमाग आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा याद रखिएगा जब एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 20% की छूट देता है, लाभ या हानि, इस कंडीशन में हमेशा हानि होता है, हमेशा हानि होता है। तो x% की अधिक करता है, x% की हानि करता है, तो आप सिंपल सा x² बटे में 100 कर दीजिए मेरे दोस्त। तो x² यानी 20 का स्क्वायर 400 बटे में 100 यानी 2 0 से 0 कैंसिल, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, 4% की हानि होगी। सिंपल सा आपको भाई थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है हमें। हम जब कास्ट प्राइस MRP लगाते चले गए और SP निकालते गए तो हमारा टाइम तो उसी में चला जाएगा। ये छोटा छोटा सवाल है तो थोड़ा सा हमें अप्रोच तो अपनाना पड़ेगा सिंपल वाला, ठीक है। तो 4% की हानि होगी, हमेशा याद रखिए। जब ये वाला कंडीशन है हमेशा हानि होगा, लॉस हमेशा होगा, तो 4% की हानि हो गई। चलिए भाई अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को।
तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सर ये अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से कटे। तो 103 नहीं है भाई, 100 भी नहीं है, 113 नहीं, तो कौन से 101 है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को। इस सवाल को हल करिए। क्या दे रखा है सवाल मेरे दोस्त? पी, क्यू और आर किसी काम को क्रमशः 5, 6 और 8 दिनों में कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा होगा? भाई जब वे तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो केवल एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा होगा? कार्य का, टोटल कार्य का कितना भाग पूरा होगा? ये सवाल पूछा, थोड़ा सा लॉजिक को पकड़िएगा, जल्दीबाजी में गलती मत करिएगा। पी क्यू आर है, पी क्यू आर, टोटल काम पहले क्या एलसीएम निकाल लें। 5, 6, 8 का एलसीएम कितना होता है? 5, 6, 8 का एलसीएम 120, यानी टोटल काम। टोटल काम ये हो गया 120। भाई टोटल काम कैसे होगा? 5, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना काम हो गया? 120 हो गया टोटल काम, एक दिन का काम पी का। तो एक देखिए 5 है, कितना है उसके बाद एक आपका 5, एक दिन का काम निकालेंगे तो 5 का बजे से 5 पी है, 6 आपका क्यों है, 8 आ रहा है, तो 5 का भाग 120 में देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 24 पंजे 120, यानी एक दिन का काम पी का 24 है, उसका 6 दूनी 12 यानी 20 काम है क्यों का। आर का काम कितना भाई? 15, 8, 120, 15। टोटल काम आप कितना निकालेंगे मेरे दोस्त? अब जो पी सवाल बोला है कि पी प्लस क्यू यदि वे एक साथ मिल कार्य करते हैं तो पूरा कार्य करते तो कितना होएगा? जोड़िए 24, 20, 15, एक दिन का काम 24, 20, 44, 59, यानी वो ना भाई जब वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वो कितना करें? 120/59 कर रहे हैं भाई। 59 कैसे आएगा? ये जो एक दिन का काम है पी क्यू आर का 24, 20, 44, 15, 59। लेकिन भाई सवाल क्या पूछा? तो एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा होगा? तब एक दिन में कार्य का भाग कितना होगा? 59 भाग होगा 120 में से भाई, यानी 59/120 होगा। यदि ये सवाल आएगा पेपर में तो आप नहीं आ रहा तो भी आप देखिए इसका उल्टा लगा सकते, सोचेंगे ये तो हमारा 120/59, लेकिन थोड़ा सवाल को पकड़िएगा मेरे दोस्त, तो 59/120 आएगा। क्लियर। पहले तो टोटल आप काम निकालेंगे एलसीएम का और सबका एक दिन में काम निकालेंगे, टोटल वो एक दिन में कितना काम है तीनों मिलकर, तो 59 काम किए। पूछा है कि एक दिन में उस कार्य का कितना भाग हुआ, तो 59 भाग हो रहा है भाई, 59/120 हो रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। किसी प्रकार का डाउट? उम्मीद करूंगा अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। निम्न श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करिए। नंबरों का श्रृंखला दिया है 10, 11, 19, 46, 110। अगली संख्या क्या आएगी भाई? देखिए 10, 11 बढ़ रहा है यानी +1 किया इसमें, 11 से 19 +8 किया, 19 से 46 यानी इसमें +27 किया है, 46 से 110, 54, 46 में 54 जोड़ेंगे 100, 110 यानी 54, 10, 64 +64 किया है। तो भाई 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो सिंपल सा 5 का क्यूब करके जोड़ दीजिए। 5 का क्यूब 125, 125 में 110 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1, 1, 200, 235, यानी इस सवाल का राइट आंसर 235 आ गया मेरे दोस्त। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जब 235 पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा? यदि भाग और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये समीकरण दिया है, इस समीकरण में सबसे पहले आप सभी को भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस रखें, उसके बाद हल करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं, पहले समीकरण को बना लेते हैं। देखिए 50 माइनस है तो प्लस में बदलना है, 9 भाग है तो गुणा में बदलना, 1 प्लस है तो माइनस में, 63 गुणा है तो भाग में। समीकरण बनके तैयार हो चुका, बोर्ड में स्कीम लगा दीजिए। 50 प्लस 9 का गुणा 1 में करेंगे, 9 माइनस 7 का भाग 63 में, 7 9 63। अब देखिए एक बात बताएं, देखिए ये +9 है, ये -9 तो कट जाएगा, तो सिंपल आंसर 50 आ जाएगा। सिंपल आंसर 50 ही आएगा भाई ना, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को पूर्ण करेगा। ये दो आपको ना अक्षरों का श्रृंखला दिया है, तो पहले आपको इन दोनों का रिलेशन पता करना पड़ेगा। जब इन दोनों का रिलेशन आप सभी को मालूम हो चुका होगा ना, तो सेम और रिलेशन पे ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। चलिए पहले रिलेशन को ही पता कर लेते हैं। प्रश्न में जो दिया है DHKL, इसका कोड CGJK, D होता 4, C होता 3, -1, H8 G7 -1, K11 J10 -1, L12 K11 -1। ये तो बहुत आसान हो गया, इसमें लॉजिक -1 के लगाए, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए। देखिए NR नहीं होगा भाई, क्योंकि N के पहले M आता है, Z के पहले क्या E आता है, Z होता 26 27, इसमें +1 हो रहा है भाई, इसमें +1 हो रहा है, तो बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन पहले डी देख लेते हैं। देखिए T होता 20, R होता 18, ये भी नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चेक कर लीजिए FXYI, F के पहले देखिए E आता है, और X के पहले W आता है, Y के पहले कौन आता है, X आता है, और I के पहले H आता है। देखिए ये दिया है ना, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। -1 हुआ है इसमें, -1 -1 -1 -1। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या बनेगा। ये लॉजिक पकड़िए, आप लोग दिएगा विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 9 12 15 7 24 25 12 37। तो दोस्त मेरे लॉजिक इसमें जानते क्या लगा है। देखिए 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 12 की स्क्वायर 144। 9 का स्क्वायर देखिए 81 होता है और 12 की स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 225, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़े 625, और 25 का स्क्वायर 625। यानी अब देखिए ये 12 का स्क्वायर अब 37 का स्क्वायर क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, यानी क्या करें कि 37 12 की स्क्वायर देखिए 144 होता है, ठीक है। अब यहाँ से अब 37 का स्क्वायर 7 7 49 1369। अब देखिए 1369 हमें लाना है, तो 144 में कितना जोड़ दे कि भाई 169 हो जाए, यही करना पड़ेगा, तभी तो आएगा ना। जैसे कि दोनों आपका दिया था, पहला लॉजिक दूसरा लॉजिक, स्क्वायर स्क्वायर कर रहा है, तो इसमें 144 में यदि हम कितना जोड़ दे तो 1369 बन जाएगा, क्योंकि भाई हमें इसी के बराबर लाना पड़ रहा है, तीनों में इसी के बराबर लाना पड़ रहा है भाई, इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद, इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद। तो दोस्त मेरे इसमें 144 में हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि कितना जोड़ना पड़ेगा। यदि हम 35 स्क्वायर करें तो 1225, तो 35 के स्क्वायर देखिए इसमें कितना होता है भाई, 35 के स्क्वायर होता है 1225। जोड़ी देखिए 5 4 9 4 2 6 2 1 3 1369 मिल गया भाई 35 के स्क्वायर, यानी 35 ऑप्शन में दिया होगा। ऑप्शन क्या है भाई 35 35 35 ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल देखिए पहला ऑप्शन मिल गया मेरे दोस्तों। ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर है। लॉजिक इसमें थोड़ा सा लगाया था भाई। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। सेकेंड में ऑप्शन दिया, चेंज कर दीजिए भाई, 18/5 से चेंज करेंगे कि 5/18 से चेंज करेंगे। सर जी हमें सेकेंड में लाना है, तो हम किस में भाई, किलोमीटर प्रति घंटा से हमें सेकेंड में बदलना है। तो जैसे कि पहले तो फॉर्मूला दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। टाइम पूछ रहा है तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना दिया है भाई, 200 मीटर की दूरी तय कर रही है, 200, स्पीड कितनी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चले, तो हमें दोस्त मेरे सेकंड में आंसर लाना है। 18/5 की 5/18, तो 18/5 से, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ जाएगा। हल करिए कितना आंसर आएगा। देखिए यहाँ से दोस्त मेरे 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी 40 बार में कटेगा भाई। 5 का भाग 200 में देंगे तो 40 बार में। उसके बाद तो 3 छक्का 18, 3 पचे 15, है ना। 5 एकम 5, 5 और 40, 8 छंग 48, यानी 48 सेकेंड आएगा। 48 सेकेंड, सी ऑप्शन। कितने लोग का सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो दूरी करने में कितना समय लेगी, तो केवल 48 सेकेंड का समय लेगी भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है।
भाई छोटी छोटी तो बेसिक आपको मालूम होगा मेरे दोस्त, उम्मीद करूंगा पूरा बेसिक के साथ हम क्लियर करा रहे हैं। यदि किसी भी सवाल पे आपको डाउट तो जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 को। 2/3 6/5 5/4 का लसपा यानी एलसीएम क्या होगा। दोस्त मेरे जब फ्रैक्शन वाला एलसीएम पूछता है तो हम क्या करते हैं, 2/3 हो गया, 6/5 हो गया, 5/4 हो गया, तो आप क्या करते हैं, सीधा सीधा सर जी हम ऊपर का एलसीएम निकाल लेते हैं, नीचे का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 2 6 5 का एलसीएम क्या होगा, 6 पंजे 30 होगा भाई। नीचे का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा भाई। 3 5 4 एचसीएफ क्या होता है, वो संख्या होती है जो कि केवल एक ही से तीनों नंबर कटे। तो देखिए 2 से कटेगा नहीं, केवल 4 कटेगा, 3 5 तो कटेगा नहीं, 3 केवल 3 से कटेगा, 5 और 4 को काटेगा नहीं। तो एक तो ऐसी संख्या जो कि 1 तिया 3, 1 पंजे 5, 1 चौका 4, तो इसका कितना होगा भाई, 2/3 6/5 5/4 का एलसीएम 30 होगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए लास्ट सवाल आज के सेशन का हल करिए। 750 के 80% के 120% का 40% ज्ञात करिए। दोस्त मेरे 750 के 80% को हटाएंगे 100 आ जाएगा। के का मतलब गुणा 120% यानी 120/100, फिर का है 40% तो 40/100, हल कर दिया आपका आंसर आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है सर जी। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12। ठीक है, उसको देखिए 5 एकम 5, 15 पच्चे 75, 5 एकम 5, 5 तिया 15। नीचे का सब नंबर कैंसिल हो गया, अब ऊपर का नंबर बचा है। देखिए 3 8 6 2 बचा है, 3 8 3 8 24, 24 दूनी 48, 48 छक्का 6 48 यानी 288 आएगा। क्योंकि देखिए 3 8 24, 24 48, 48 6 48, यूनिट डिजिट 8 है, यानी केवल देखिए 288 में सिंपल सा 288 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 288, ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों ये 70 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए आप सभी का इन 70 सवाल में से कितना स्कोर बना। तो उम्मीद करूँगा दोस्त मेरे आप सभी को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। बताइए कि आप सभी कितना स्कोर रहा, क्या आप सभी का लगभग 50% सवाल सही हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक टाइप का प्रश्न तैयार हो चुका होगा भाई। डेली इस तरह क्लास आएगी, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है। ओके दोस्त मेरे, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद एक और क्लास आएगी भाई, उसको भी आपको क्लास कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।